chapter number. Let's start with the fifth topic, because that is relevant with what we have studied, like CCI वगैरह और companies का information वगैरह वो सब है, you can read on your own and we will cover also. ऐसा नहीं कि नहीं करेंगे, we will cover it. बोल सकते हैं probably after completing all other chapters. That the chapter was just nothing but the third one I'm talking about. First introduction, basic का forms of business organization वगैरह. Second business environment. Third, about corporates like Adani, like GAIL, like all Indian Oil, like Reliance, etc. etc. Company का brief history, company के management, company के goals, कब form हुई थी, license कब मिले था, all these details are given in that chapter. So basically, what I want is you study, and then we will discuss on that particular topic. बाकी उसमें कुछ है नहीं, information के ऊपर इंस्टीट्यूट आ सकते. Now, fifth chapter is such कि भाई relevant है, थोड़ा सा मैंने पार्ट डिस्कस किया था उससे, अगर तुमको थोड़ा याद होगा पिछले सेशन में कि I had a discussion about this particular concept, third one, CCI, Competition Commission of India, और उसका कॉन्टेक्स्ट क्या था वो भी बता. कॉम्पिटिशन लॉ नाम का एक लॉ है, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में था, लीगल एनवायरनमेंट. अभी कंपटीशन रिलेटेड लॉ है इंडियन कंपटीशन एक्ट 2002, और उसके अंडर ये बॉडी फॉर्म हुई है कॉल्ड सीसीआई. वैसी कुछ अदर बॉडीज भी, आरबीआई तुमको पता है, सेबी तुमने सुना है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. आरबीआई तो बहुत अच्छे से जानते हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर में रेगुलेट करता है, और नाबार्ड है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, फार्मिंग सेक्टर में डील करता है. ना अगर तुम देखोगे तो ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस इन इंडिया है, चैप्टर का नाम. दो पार्ट में डिवाइड होता है. नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, मतलब जो फंड्स दे, बिजनेसेस को फंड्स दे, और दूसरा फंड्स नहीं दे. अभी फंडिंग में खाली एक ही है, नाबार्ड, वो भी सिर्फ एग्रीकल्चरल सेक्टर में. इफ यू आर इनटू एग्रीकल्चरल सेक्टर और रूरल सेक्टर्स के लिए जो इकोनॉमी है, जो बिजनेस है, उसके उसमें अगर डील करते तो फंडिंग इंस्टीट्यूशन नाबार्ड से तुम्हारा लेना देना. बाकी जो ऊपर चारों दिए वो चारों फंडिंग में नहीं आते. आरबीआई भी नहीं आती, बिकॉज आरबीआई फंड्स नहीं दी. आरबीआई बाकी बैंक्स को कंट्रोल करती है, इट इज अ बैंकर्स बैंक एंड गवर्नमेंट बैंक. तो बिजनेसेस को लोन वगैरह आरबीआई नहीं देती, तो नॉन फंडिंग में है. सेबी, सीसीआई एंड आईआरबी. So why should we start from? We will start from CCI first, because CCI एक recently किया हुआ टॉपिक है. पहले CCI खत्म करेंगे, फिर आरबीआई सेबी वगैरह देख लेंगे कैसे होता है. फर्स्ट वी विल फोकस ऑन सीसीआई. डिस्कस हुआ था लास्ट सेशन. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. अच्छा, उसका पहले इंट्रोडक्शन देख लो थोड़ा सा. है नहीं कुछ यार, कुछ भी नहीं है सर. व्हाट दे आर सेइंग कि भाई देयर आर सम इंस्टीट्यूशन. स्ट्रेट अवे वी विल मूव टू सीसीआई फर्स्ट, फिर ठीक है एक बॉडीज कवर करेंगे, फिर स्टार्टिंग में थोड़ा सीक्वेंस चेंज करते हैं. ये आरबीआई है, लेंथी और इको में तो हो ही जाएगा, फिर भी वी विल कवर. ऐसा नहीं है कि नहीं करेंगे. सेम ही है जो स्टॉक मार्केट में होता है, और ये सीसीआई है जो मैंने एक, जैसे एज आई सेड अर्लियर कि भाई लास्ट टू लास्ट लेक्चर, लास्ट टू लास्ट सेशन में डिस्कस किया. कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, पहले समझो कि ये है क्या, वापस मार्केट में कंपटीशन अच्छे से हो ये देखने का काम इस बॉडी का है, तो बोलते सीसीआई, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया. कंपटीशन एक्ट 2002 नाम का एक एक्ट है, उसके अंडर ये बॉडी फॉर्म होगी. कंपटीशन कमीशन, कंपटीशन एक्ट का पर्पस ही है कि भाई मार्केट में कोई मोनोपोली ना, और अगर कर रहे हैं तो उसको रेगुलेट कर सके. गवर्नमेंट मोनोपोली करे दैट इज ओके. प्राइवेट सेक्टर अगर मोनोपोली क्रिएट करे, प्राइवेट कंपनी, कोई भी प्राइवेट सेक्टर कंपनी और प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन, so that is always bad for the economy and bad for the consumers as well.
क्योंकि तुमको पता है कि भाई अगर मेरे पास पूरे किसी प्राइवेट सेक्टर में एक के पास कंट्रोल आ गया इकोनॉमी का, तो वो जो चाहिए प्राइस रखेगा और लोगों को लेने पड़ेगा उसी भाव पे, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए देयर हैज टू बी अ हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट, और ये देखने का काम सीसीआई का है। एक्ट तो फॉर्म हो गया, लेकिन ये सीसीआई रेगुलेटरी बॉडी है जो रेगुलेट करे। उसके पहले थोड़े अच्छे से समझो कि ब्रांचेस क्या है लॉ के। 3 ब्रांचेस में एक्ट डिवाइड होता है, लॉ का पार्ट डिवाइड होता है। फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, सेकंड इज एग्जीक्यूटिव, एंड थर्ड इज जुडिशियल। आई रिपीट, फर्स्ट इज लेजिस्लेटिव, second is executive, and third is judicial। इन तीनों में पूरा लॉ डिवाइड होता है, लॉ की ब्रांचेस। व्हाट इज लेजिस्लेटिव? लेजिस्लेटिव मतलब लॉ को लेजिस्लेट करते हैं, यानी कि लॉ बनाते। पार्लियामेंट वगैरह इसमें आए, पार्लियामेंट में लॉ बनता है। पहले क्या होता है, पहले बिल होता है, ध्यान देकर सुनना, बिल होता है मतलब ड्राफ्ट एक्ट समझो, ड्राफ्ट लॉ। उसको दोनों हाउसेस में, लोकसभा एंड राज्यसभा में पास करते हैं। लोकसभा एंड राज्यसभा, लोअर हाउस एंड अपर हाउस। फिर उस पर प्रेसिडेंट का सिग्नेचर आता है, एसेंट, और फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। फिर वो बिल एक्ट बन जाता है। ओके, ये लेजिस्लेटिव में। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, ये लॉ बनाता नहीं है, ये लॉ को इम्प्लीमेंट करता है, एग्जीक्यूट करता है, रेगुलेट करता है, चेक करता है कि लॉ बराबर फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और तीसरा होता है जुडिशियल। जुडिशरी में क्या होता है, जो लॉ को इंटरप्रेट करता है कोर्ट्स। मतलब अगर जो भी मैटर्स होंगे, डिस्प्यूट्स वगैरह, तो तुम किधर जाओगे, जुडिशरी पे। लेजिस्लेटिव मतलब लॉ मेकिंग, एग्जीक्यूटिव मतलब लॉ इम्प्लीमेंटिंग, एंड जुडिशरी लॉ इंटरप्रेटिंग, लॉ को इंटरप्रेट करके जस्टिस देना, ये जुडिशरी का रोल है। ये तीनों के अपने अपने रोल से, तीनों एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ा। क्लियर सेग्रीगेशन ऑफ रोल्स, सेग्रीगेट करके दिया रोल्स। भाई लेजिस्लेटिव तुम खाली लॉ मेकिंग पे फोकस, एग्जीक्यूटिव तुम खाली इम्प्लीमेंटेशन पे देखना, रेगुलेट करना, और थर्ड जुडिशरी तुम लॉ वगैरह कुछ नहीं बनाओगे, तुम सिर्फ भाई लॉ के बेसिस पे डिसीजन सुनाओगे। तो इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में सारे के सारे है ना वो एग्जीक्यूटिव बॉडी। सीसीआई एग्जीक्यूटिव बॉडी है, कंपटीशन एक्ट लेजिस्लेटिव में बन गया। सीसीआई उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मतलब चेक करेगा कि भाई एक्ट फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, और अगर उसके बाद में भी कोई प्रॉब्लम हो तो फिर वो कोर्ट में जा ही सकता है। तो ये सीसीआई है। कंपटीशन इज अ कॉन्टेक्स्ट बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, इंडिविजुअल्स। बहुत कुछ दिया है यार अननेसेसरी पार्ट। भाई अपने रिलेटेड पार्ट क्या है, भाई कंपटीशन का बेसिक मीनिंग तो हमको पता है। With the increased competition, producers will have the maximum incentives to innovate and specialize। कंपटीशन होनी चाहिए, हाँ होनी चाहिए। कंपटीशन के क्या फायदे होते हैं, तो एक बात तो ये कि भाई अगर कंपटीशन है, प्रोडक्ट में क्वालिटी में थोड़ा इंप्रूवमेंट होता है। अगर मुझे कॉम्पिटिटर को बीट करना है तो मुझे अच्छा प्रोडक्ट देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि मुझे प्राइसेस भी रीजनेबल रखना। तीसरी बात फायदा ये होता है कि कस्टमर्स को अवेलेबिलिटी होगी ज्यादा प्रोडक्ट्स, तो अकॉर्डिंग टू हीज और हर बजट एंड लाइक्स डिसलाइक्स चॉइस वगैरह, ही कैन सिलेक्ट हिज प्रोडक्ट। तो बहुत सारे फायदे होते हैं कंपटीशन के। अगर मोनोपोली होगी तो नहीं। जस्ट इमेजिन तुम्हारे एरिया में एक ही दुकान है फर्नीचर का। अभी मैं फर्नीचर देखने गया था, इसलिए मुझे भी फर्नीचर का एग्जांपल याद है। मैं घर में शिफ्ट हो गया। जस्ट इमेजिन कि पूरे एरिया में आजू बाजू में कहीं है नहीं, एक ही दुकान है, कोई ऑप्शन नहीं है, किसी के लिए भी ऑप्शन नहीं है, तो बंदा लूटेगा। और वो जो बोलेगा वो तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। सपोज 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 ऐसा होता नहीं है यहाँ पे, तो नहीं होता, फिर भी अगर ऐसा हुआ, अगर कंपटीशन है तो 4 दुकान घूमोगे, एक दूसरे के बारे में बोलोगे कि ये तो 1.25 लाख में करके दे रहे, आप तो 1.5 लाख बोल रहे हो, यू कैन बार्गेन। और अगर कंपटीशन है ना, तो हर प्रोड्यूसर या हर सेलर प्राइस कॉम्पिटिटिव रखेगा, कम रखेगा, क्वालिटी अच्छी देगा। ये सबसे बड़े फायदे कंपटीशन। प्रोड्यूसर के लिए नहीं है फायदा एक्चुअली,
फायदा किसके लिए? मार्केट के लिए एंड कंज्यूमर्स के लिए फायदा। कंपटीशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, वो भी समझ। डायरेक्ट कंपटीशन और इनडायरेक्ट कंपटीशन। डायरेक्ट मतलब भाई डायरेक्ट कंपटीटर्स जो होते हैं वो, जैसे एग्जांपल दिया है, मैकडोनल्ड्स, बर्गर किंग, कोका कोला, पेप्सी। कोका कोला पेप्सी नहीं, कोक एंड पेप्सी। कोका कोला इज अ कंपनी, कोक इज द कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी को। या तो कोका कोला होना चाहिए, या तो कोक एंड पेप्सी होना चाहिए, या तो कोका कोला एंड पेप्सी को होना चाहिए। कंपनी का नाम पेप्सी को है। एनीवेज, तुमको समझने के लिए बोल रहा हूँ। कोका कोला गाना नहीं, गाना कोका कोला का मतलब, कोका कोला इज अ ब्रांड, इज अ कंपनी। थम्स अप उसका ब्रांड है, कोक उसका एक ब्रांड है, एक और सॉफ्ट ड्रिंक। फैंटा एक अलग। ट्रॉपिकाना भी कोका कोला के अंडर ही आता है, मार्केटिंग कोका कोला ही देखता है। ट्रॉपिकाना का प्रोडक्शन नहीं, लेकिन मार्केटिंग कोका कोला ही देखता है। चेक करो कभी ट्रॉपिकाना लोग। कोका कोला इज अ कंपनी, पेप्सी कंपनी नहीं है। पेप्सी तुमको पता है क्या है? पेप्सी को कंपनी। पिज्जा हट एंड डोमिनोज ये सब तो ठीक है, हैव कंपटीशन विद ईच अदर, तो ये डायरेक्ट कंपटीशन। इनडायरेक्ट थोड़ा अजीब है। इनडायरेक्ट का मतलब, ये और बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ना, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, उसको इनडायरेक्ट कंपटीशन बोलते हैं। एग्जांपल देखो, बहुत अच्छा एग्जांपल। फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का बाकी लोकल रेस्टोरेंट्स के साथ कंपटीशन होगा, वो डायरेक्ट है। लेकिन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट का सुपरमार्केट से भी एक इनडायरेक्ट कंपटीशन हो सकता है, अगर सुपरमार्केट्स में रेडी टू ईट मील्स सच एज फ्रोजन पराठास एंड ईट एंड रेडी टू ईट सर्व डिशेस होते हैं, रेडी टू ईट वगैरह। तो अगर, तो डायरेक्ट कंपटीशन, सॉरी इनडायरेक्ट कंपटीशन है। तो बात समझो, डायरेक्टली नहीं है, डायरेक्टली नहीं। देखिए, शॉपिंग सेंटर किधर, मतलब सुपरमार्केट किधर, और उसके बाजू में डाइनिंग रेस्टोरेंट है, क्या लोगों का देना, तो आपस में लेना देना है कंपटीशन का, है ना? थोड़ा बहुत तो है। क्या अगर तुम ईटेबल्स बेच रहे हो, रेडी टू ईट फूड्स, तो डेफिनेटली फर्क पड़ सकता है डाइनिंग रेस्टोरेंट्स को या डाइनिंग रेस्टोरेंट्स का तुम्हारे प्रोडक्ट्स के ऊपर। कि भाई छोड़ना यार, कौन रेडी टू ईट लेगा, फिर भी घर पे जाके थोड़ा तो बनाना पड़ेगा। यहाँ पे डायरेक्टली ले लेते हैं, पार्सल खा लेते हैं, और वाइसे वर्सा। तो दैट इज इनडायरेक्ट कॉम्पिटिशन। डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट राइवल्स के बीच में, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट राइवल्स नहीं है, क्लोज सब्स्टिट्यूट्स। देयर शुड बी फ्री एंड फेयर कंपटीशन इन द मार्केट टू गेट द फॉलोइंग बेनिफिट्स। एक, इससे इनोवेशन बढ़ेगा। इनोवेशन मतलब प्रोड्यूसर्स विल कम विद द न्यू प्रोडक्ट्स, नया कुछ लेके आएंगे, तो इनोवेशन बढ़ेगा। अच्छा है। एफिशिएंसी बढ़ेगी, और एफिशिएंटली काम करेंगे, क्योंकि कंपटीशन है, अगर एफिशिएंटली काम नहीं करोगे तो खत्म हो जाओगे। पनिशेस द लैगर्ड्स, कॉम्पिटिटर्स, और ऐसे लोग जो अपने इच्छा से करते, कंज्यूमर के बारे में नहीं सोचते, ऐसे लोगों को पनिश करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये एक पर्पज है। ओके, तो भाई मैं मेरे इच्छा से करूँ, ओके, मेरे स्पेस से करूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई, तुमको जाना ही पड़ेगा। अगर तुम नहीं करोगे ना उस मार्केट के पेस के अकॉर्डिंगली, तो सूनर और लेटर तुम मार्केट से बाहर चले जाओगे। आजू बाजू देखना बनता है कि आजू बाजू वाले लोग क्या कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स। अगर तुम उनको नहीं देख रहे हो तो तुम लैगार्ड्स हो, तुमको लेना देना ही नहीं है कंपटीशन से, ये भाई तुम खत्म हो जाओगे। यू नीड टू कंसिडर कंपटीशन। बूस्ट चॉइसेस, improves क्वालिटी एंड reduces कॉस्ट, ठीक है। एंड लास्ट, ensure availability of goods in abundance of acceptable quality in affordable price। तो भाई कंज्यूमर्स को बहुत ज्यादा फायदे। ये बेसिक मेरिट्स है या बेसिक पर्पस है कि क्यों कंपटीशन होनी चाहिए मार्केट में। नाउ नेक्स्ट पार्ट, कंपटीशन एक्ट 2002, जो मैंने बोला था। Basically, competition law is a tool to implement and enforce competition policy and to prevent and punish anti-competitive business practices। अब ये क्या होती है, ये ध्यान देखिए, सुनो। We will discuss one by one, अगर तुमको अच्छे से पता चले कि एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस क्या होती है। ये पहले नहीं डिस्कस किया था क्योंकि इस चैप्टर के लिए रखा था। फॉर एग्जाम्पल, कार्टेल कभी सुना होगा तो,
अगर स्कैम देखा होगा हर्षद मेहता का तो तुमने ये वर्ड सुना होगा, कार्ट। या वंस अपॉन अ टाइम नाम की एक मूवी थी जो कभी वंस अपॉन अ टाइम तुमने देखी होगी, तो उसमें कार्टल वर्ड यूज नहीं हुआ है, लेकिन आता है। कार्टल का मतलब है कि कॉम्पिटिटर्स है मार्केट में, उन सब लोगों ने एक साथ आके कार्टल बनाया, एसोसिएशन बनाया, और ऐसा एसोसिएशन बनाया कि अपने अपने एरिया में सपोज मोनोपोली क्रिएट हो। अब कैसे होगा सर, तुमको ध्यान देके मैं बताता हूँ तुमको, तुम ध्यान देके समझो। अजय देवगन की एक मूवी वही वंस अपॉन अ टाइम, जिसने देखी होगी वो रिलेट करे, जिसने नहीं देखी है वो समझे, खाली विजुअलाइज करे, समझ में आ जाएगा। 4 प्रोड्यूसर्स है, अब उसमें तो गैंगस्टर्स दिखा है। 4 प्रोड्यूसर्स है या 4 गैंगस्टर्स है। गैंगस्टर्स इलीगल है पर फिर भी समझने के लिए। अब देखो हमारे मार्केट में, हर एक मार्केट में 3-3 4-4 प्रोड्यूसर्स, हर एक मार्केट। तो मोनोपोली नहीं है, कंपटीशन है, चलो अच्छा है कंज्यूमर के लिए। अब क्या होता है, हम सपोज ए बी सी डी 4 लोग हैं, अब मैं ए हो सकता, मैं बी सी डी को बोलता हूँ कि एक काम करते हैं, बी सी डी, बी तेरा एरिया बोरीवली से अंधेरी, सी तेरा एरिया पारला से आगे बैंड्रा तक या माहिम तक, मेरा एरिया माहिम से आगे चर्च गेट, और सेंट्रल साइड डी टू सपा। तो हमने क्या किया पता है, हमने अपना अपना एरिया एलोकेट कर दिया और अपने अपने एरिया में मोनोपोली क्रिएट। अब ये जो प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ये जो एसोसिएशन हम लोग बना रहे हैं, ये लॉ लीगल होनी चाहिए, इलीगल होनी चाहिए? द आंसर इज इलीगल होनी चाहिए। सर बोलने के लिए 4 प्रोड्यूसर्स है तो कंपटीशन है। अरे लाइक, लेकिन नाम की कंपटीशन, क्योंकि हमने पहले ही डिसाइड कर लिया कि बी तेरे एरिया में मैं नहीं आऊंगा, तू मेरे एरिया में मत आ। सेम रूल अप्लाइज टू सी डी, और मेरा एरिया अलग। हम अपने अपने एरिया में एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करें। अब प्रॉब्लम ये होता है ना कि मैं कमा लूंगा मेरे एरिया में, बी कमा लेगा, सी कमा लेगा, डी कमा लेगा, लेकिन नुकसान किसका होगा? कंज्यूमर्स का होगा। और देखने के लिए तो भाई कंपटीशन भी दिखती है। These practices create a huge impact, negative impact on the competition, and these practices are not allowed and shall be prohibited. उसके लिए ये एक्ट बना है, कंपटीशन एक्ट 2002, और उसके अंडर फॉर्म हुआ है सीसीआई। By firm and necessary government interference in the market, the Competition Act 2002 is as amended by Competition Amendment Act 2007. What is amendment? Changes. 2002 में एक्ट बना, 2007 में बहुत सारे चेंजेस हुए। Follows the philosophy of modern competition law. The act prohibits anti-competitive agreement. What is anti-competitive agreement? अभी मैंने बोला वो anti-competitive ही था। ये कार्टेल बना और ऐसा एग्रीमेंट बना आपस में, हमने एग्रीमेंट बनाया, हमने 4 लोगों ने आपस में एग्रीमेंट बनाया, भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम्हारा एग्रीमेंट कंपटीशन पे अफेक्ट कर रहा है, नॉट अलाउड, होने नहीं देंगे, होने ही नहीं देंगे एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। बहुत सारे एग्रीमेंट्स हो सकते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव, एक एक करके थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं एग्जाम्पल से, ताकि अगर पेपर में आ जाए और वो आए तो तुमको पूछे कि एंटी कॉम्पिटिटिव होना चाहिए नहीं, तुम्हारा आंसर राइट है। ये कार्टल तो समझ में आ गया होगा आयोजी। कार्टल्स मतलब बेसिकली एसोसिएशन। अब ये किसकी एसोसिएशन? एसोसिएशन बिटवीन सेलर्स और प्रोड्यूसर्स वगैरह, कि हम भाई एरिया बांट लेंगे या मार्केट बांट लेंगे एटसेट्रा, मेरे मार्केट में तुम आता, तेरे मार्केट में मैं नहीं आता। कार्टल। अब कार्टल बनाने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कार्टल से मार्केट में अगर कंपटीशन अफेक्ट हो रहा है तो नॉट अलाउड, उसको एंटी कॉम्पिटिटिव बोलेंगे। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। व्हाट इज डोमिनेंट पोजीशन? टाटा, अमूल, रिलायंस, तो बड़ी बड़ी कंपनीज, इनका मार्केट में एक बड़ा शेयर है, बाकी कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले इनका ज्यादा शेयर है, क्योंकि जायंट कंपनीज है, सब जानते हैं इनके बारे में। अब इसका फायदा उठा के कोई बहुत बड़ा प्लेयर छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स को उड़ाने की कोशिश कर रहा है, अपने डोमिनेंट पोजीशन का, अपने स्ट्रॉन्ग पोजीशन का मार्केट,
छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को दबाने के लिए हेल्प कर रहा है, मतलब कुछ भी कर रहा है, कोई भी प्रैक्टिस कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल फ्री में बेच रहा है, मैंने बोला था ना तुमको, जियो का स्कीम फ्री में दे रहा है। क्यों दे रहा है फ्री में? ताकि भाई कॉम्पिटिटर सब खत्म हो जाए, क्योंकि कोई फ्री में तो दे नहीं पाएगा। तो पहले फ्री में दे दो 6-7 महीने तक। पर क्योंकि हम इतने बड़े मंजे हुए खिलाड़ी है और हमको तो मतलब रिलायंस है, तो क्या 1-2 साल लॉस में रहेंगे, 3 साल लॉस में रहेंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कॉम्पिटिटर खत्म होना चाहिए, ये गलत है भाई। तो बात यही है कि ऐसा कोई भी काम करो, अपने पोजीशन का गलत फायदा उठा के तुम अगर कंपटीशन को खत्म करने की कोशिश करो, तो बीच में आएगी सीसीआई, यानी कि कंपटीशन एक्ट आएगा और तुमको करने से रोके। रेगुलेट्स कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब ब्रैकेट में दिया है एक्विजिशन एंड एक्वायरिंग, कंट्रोल एंड एमएनए। अभी एमएनए क्या होता है? मर्जर्स एंड एमलगमेशन। मैंने लास्ट लेक्चर बोला था, लास्ट टू लास्ट सेशन में बोला था, रिलायंस, जियो और एयरटेल का मर्जर होने नहीं देगा, क्योंकि सबसे बड़े मार्केट प्लेयर्स तो वो है। अगर उन दोनों का मर्जर हो गया तो खत्म ना रे सीसीआई, खत्म ना कंपटीशन। बाकी वोडाफोन आइडिया है, वो तो छोटे हैं। ज्यादा मार्केट शेयर किसका है भाई? जियो है और एयरटेल। अगर यही दो मर्जर करवा देंगे तो कोई बचेगा ही नहीं, नहीं होने देंगे, क्योंकि कंपटीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे मर्जर से। अगर और 4-5 प्रोड्यूसर्स होते ना लाइन में, अगर 4-5 और टेलीकॉम कंपनीज होती और उनका शेयर भी बड़ा होता तो हम अलाउ कर देते। हमने किया ना वोडाफोन और आइडिया का मर्जर अलाउ, हमने किया, सीसीआई ने परमिशन दिया होगा, क्योंकि सीसीआई ने देखा होगा कि ये दोनों एक साथ आ भी जाएंगे तो भी ये दोनों का मिलके भी इतना सब्सक्राइबर्स नहीं है जितना एयरटेल का था। तुम हो भी जाओ तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एयरटेल और रिलायंस अगर आने भी चाहेंगे, नहीं आएंगे, लेकिन आने की कोशिश भी करेंगे, नहीं दे सकते पर, क्योंकि नुकसान किसका होगा? कस्टमर। और वोडाफोन आइडिया तो नेक्स्ट डे पे बंद कर देगा दुकान। अगर रिलायंस और एयरटेल एक साथ आ गए तो वोडाफोन आइडिया तो नेक्स्ट दिन पे दुकान बंद ही कर देगी। नहीं भाई, बंद ही करनी है कंपनी, टिकेगी नहीं। ओवरऑल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कंपटीशन एक्ट 2002 एक्ट है जो देखता है कि भाई मार्केट में कंपटीशन होनी चाहिए, और उसके लिए एक बॉडी फॉर्म हुई है सीसीआई, जो इन सारे प्रैक्टिसेस को कंट्रोल करे। कौन सी? एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, एग्रीमेंट्स मतलब अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन, कॉम्बिनेशन मतलब तुम कोई कॉम्बिनेशन करके, मर्जर वगैरह करके कंपटीशन को खत्म कर रहे हो, नॉट अलाउड। which causes or likely to cause an appreciable adverse effect, adverse मतलब negative effect, appreciable मतलब considerable, देखने लगे, कंसिडरेबल, पॉजिटिव टर्म नहीं है वो, कंसिडरेबल, बड़ा इफेक्ट हो रहा है किस पे? कंपटीशन पे। हे भगवान, अलाउ नहीं करें। छोटा छोटा इफेक्ट हो रहा है, अलाउ कर दे, थोड़ा तो होगा ना, बड़ा इफेक्ट हो रहा है कंपटीशन पे, अलाउ भी नहीं करेंगे, रेगुलेट कर देंगे उसको। अब एक दो और प्रैक्टिसेस देख लो ताकि तुमको अच्छे से समझ में आए। एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन, मैं सपोज गैस स्टोव बेचता हूँ, गैस स्टोव, और मेरे गैस स्टोव के लिए जबरदस्त डिमांड है मार्केट, जबरदस्त डिमांड। मैं अभी क्या करता हूँ पता है? गैस स्टोव का डिमांड इसलिए बहुत ज्यादा है तो मैं उसका फायदा उठाता हूँ। कैसे? मैं बोलता हूँ कि गैस स्टोव अगर तब मिलेगा जब बाकी का पूरा कनेक्शन, सिलेंडर वगैरह, सिलेंडर तो हम नहीं बनाएंगे, लेकिन बाकी सारा पार्ट, पाइप वगैरह सब कुछ तुम मेरे से ही खरीदोगे। हमको दूसरे कंपनी से खरीदना है, नहीं, मैं दूंगा ही नहीं। मैं तुमको स्टोव तभी दूंगा जब तुम बाकी पूरा कनेक्शन हमसे लोगे, अदरवाइज अलाउड ही नहीं, हम देंगे ही नहीं। इन शॉर्ट में क्या कर रहा हूँ पता है? मेरा एक कमोडिटी जिसकी डिमांड है और दूसरे कमोडिटी जिसकी डिमांड नहीं है, मैं दोनों को टाइम कर रहा हूँ। टाइम मतलब जोड़ रहा हूँ, बोल रहा हूँ दोनों एक साथ खरीद, नहीं तो मत खरीद। अरे पर मुझे सेपरेटली नहीं खरीदने का। अरे दो अलग प्रोडक्ट है ना, रिलेटेड है तो क्या हुआ, दो अलग प्रोडक्ट है ना, तो मैं एक तो आपके कंपनी से खरीदूंगा।
पाइप्स वगैरह बाकी सारा कनेक्शन मैं दूसरे कंपनी से खरीदूंगा, नहीं, सब कुछ मेरे कंपनी का चाहिए, अदरवाइज तो मैं दूंगा ही नहीं इसको। एक तो लेना है तो पूरा एक साथ लो, नहीं तो मत। अब ये तो गलत हुआ ना, तभी तो ये एंटी कॉम्पिटिटिव, उसको टाइन अरेंजमेंट। कि जो नॉर्मल बिकने वाला आइटम है वो तो वैसे भी लोग खरीदेंगे क्योंकि उसको सुपर डिमांड है, और दूसरा है जिसको इतना डिमांड नहीं है, तो मैं बोल दूंगा अभी एक ही साथ खरीद। अब उससे मेरा फायदा क्या हुआ, दोनों एक साथ बिक गए, चलो टेंशन। लेकिन इसका कंज्यूमर के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ, एंटी कॉम्पिटिटिव, नॉट अलाउड। दूसरा, थोड़ा सा रिलायंस जियो जैसा बहुत सस्ते में गुड्स बेचा, बहुत सस्ते में, उसको प्रीडेटरी प्राइसिंग बोलते। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब है, सही तो लिख सकते हो अगर तुमको थोड़ा सा पता चले और पेपर में आए तो हमको आंसर राइट किया। प्रीडेटरी प्राइसिंग का मतलब ये है कि भाई डोमिनेटिंग प्राइस, कभी कभार तो कॉस्ट से भी नीचे पे बेच। रिलायंस जियो ने तो फ्री में ही दिया, अभी क्या प्रॉब्लम है सर? अगर हम सस्ते में बेच रहे हैं तो उसमें तो कंज्यूमर्स का फायदा है ना, नुकसान किधर कर रहे हैं? तुम क्यों सस्ते में बेच रहे हो हमको पता है, क्योंकि कॉम्पिटिटर को खत्म कर सकते, और फिर वो खत्म हो गए तो फिर तुम ही बचे मार्केट में, अब तुम राज करोगे, ये नहीं चलेगा। इसलिए प्रीडेटरी प्राइसिंग इज नॉट अलाउड, नॉट अलाउड। भले उसमें कंज्यूमर का फायदा है तो भी नॉट अलाउड, क्योंकि हमको पता है अभी कुछ महीने के लिए फायदा दोगे और फिर बाद में धोखा दे दोगे, ये हमको पता है, ये हमको पता है। और तो मैंने डिस्कस भी किया था, रिलायंस वालों ने तो आदत लगा दी, लत लगा दी लोगों को इंटरनेट। अब तो जनरल यूसेज बढ़ गया है, जनरल यूसेज, क्योंकि बहुत लोगों ने फायदा उठाया ना जियो के फ्री स्कीम का, और उसके बाद तो आदत हो गई डेटा की। और उसका फायदा, एक्चुअली उसका फायदा थोड़ा सा एयरटेल को भी हुआ डेटा पैक वगैरह में। एनीवेज छोड़ो छोड़ो। और उसका मोबाइल फोन्स पे भी इम्पैक्ट पड़ा कि लोग ज्यादा अच्छे फोन लेने लग गए 4G वगैरह, उसके बाद बहुत लोग स्मार्टफोन ही ले गए, जो गरीब लोग थे वो। कुछ प्रैक्टिसेस है जो कंपटीशन पे अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट करती है, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट करती है, और गलत गलत है, उसको परमिशन नहीं मिली। और भी है लेकिन भाई वो सारे सारे प्राइसिंग करने की जरूरत नहीं है। जैसे, फिर भी सुन लो, मुझे रहा नहीं जा रहा है, अटेम्प्ट हो रहा है तो तुम भी सुनो। गवर्नमेंट के टेंडर्स आते हैं कॉन्ट्रैक्ट के, सपोज रोड कंस्ट्रक्ट करना है तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को टेंडर देते हैं। अब बात यह है कि उसमें बहुत सारा कंपटीशन होता है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, और बेस्ट पर्सन को ऑर्डर मिलती है, कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई तुम्हारा डील सबसे अच्छा है, तुम दे दो। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे साथ जो बाकी के लोग कोटेशन डाल रहे हैं उनको बोलता हूँ कि भाई तुम मेरे से ज्यादा प्राइस है। अब तो सर अगर वो ज्यादा प्राइस रखेंगे तो आपको ही टेंडर मिलेगा, तो उनका तो नुकसान हो जाएगा। सुनो ना, तो बोलेंगे ना कि हमारा नुकसान होगा। सुनो, ये टाइम तुम ज्यादा रखो, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा रखता हूँ। सपोज 4 कॉम्पिटिटर्स है, उसमें से 2 बड़े प्लेयर्स, मैं और मिस्टर बी, मैं मिस्टर ए और वो मिस्टर बी। तो मैंने मिस्टर बी को बोला और बोल दिया कि काम कर, सी डी तो वैसे भी अपने आपस में अपने से कंपटीशन करने वाले नहीं है, छोटे लोग हैं, उनको मिलने की चांसेस तो नहीं के बराबर है। हम, या तो तुझे मिलेगा या तो मुझे मिलेगा ऑर्डर। अब एक काम करते हैं कि ये टाइम का जो टेंडर है ना, उसमें तू प्राइस हाई रख। तो सर मैं हाई रखूंगा तो मुझे मिलेगा ही नहीं, वही तो मैं वो कहना चाहता हूँ। हाँ, वाह रे वाह। अरे सुनो ना, पूरी बात तो सुनो। ये टाइम टेंडर में ले लेता हूँ, नेक्स्ट टाइम पे मैं तुमसे हाई प्राइस कोट करूंगा तो तुमको मिल जाएगा। अब इसमें हम एक दूसरे का फायदा कर रहे हैं, नुकसान किसका हो रहा है? गवर्नमेंट का और अल्टीमेटली पब्लिक का। ये रॉन्ग बंदे को भी वो ऑर्डर मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट। मैं बहुत सस्ता प्राइस रखूंगा तुमसे, और ज्यादा सस्ता नहीं रखूंगा, एकदम थोड़ा सस्ता रखूंगा, क्योंकि उसमें मेरा भी फायदा हो। तुमको ये टाइम नहीं मिलेगा, नेक्स्ट टाइम तुमको मिल जाएगा, लेकिन तुमको नेक्स्ट टाइम गारंटीड मिलेगा। हम बार बार क्यों कंपटीशन करेंगे? उससे अच्छा काम करते कि भाई तेरी ना मेरी सेटल कर देते, ये अपने लिए अच्छा है। लेकिन बोले तो गवर्नमेंट के लिए और अल्टीमेटली पब्लिक के लिए बोल रहे हैं। समझ में आया? उसको पॉलिसी ऑफ बिडिंग बोलते हैं।
बिडिंग करते टाइम बीड बीड लगाओगे ना, बीड, तो तुम ये टाइम थोड़ा ज्यादा लगाना, ज्यादा कोटेशन देना ताकि तुमको ना मिले, नेक्स्ट टाइम मैं ज्यादा लगाऊंगा ताकि मुझे ना मिले तुमको। एंटी कॉम्पिटिटिव, नॉट अलाउड। ऐसा कोई भी अरेंजमेंट, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, ऐसी कोई भी प्रैक्टिस तुम्हारी जो भले दिखने में अच्छी दिखे या नॉर्मल दिखे, लेकिन अगर उसका इम्पैक्ट हो रहा है डीपली ऑन कंपटीशन, अलाउड नहीं। फीचर्स देख लो, has been enacted to prevent practices having an appreciable adverse effect on competition, to promote and sustain competition in the interest of consumers, to ensure freedom of trade। भाई सबको ट्रेड करने का फ्रीडम मिलना चाहिए, वो भी देखने का काम है। विद द एनफोर्समेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट 2002, इसके पहले एक एक्ट था एमआरटीपी एक्ट, उसका फुल फॉर्म था मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट। मोनोपोली एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस ये बंद हो गया। उसके आगे तुमको एक वर्ड मिलेगा, शाल स्टैंड रिपील्ड। अब ये रिपील क्या होता है? रिपील मतलब एक्ट एबॉलिश हो जाना, बंद हो जाना। तो एमआरटीपी एक्ट रिपील हो गया और उसके जगह पे कंपटीशन एक्ट आ गया, और एमआरटीपी एक्ट खत्म, और उसके अंडर एमआरटीपी कमीशन थी वो बंद हो गई। अभी उसके जगह पे कौन सी कमीशन खुली? सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, उसके नीचे मिला है। अब स्टार्ट करते हैं वापस से सीसीआई अच्छे से कि क्या है। सीसीआई एस्टेब्लिश हुई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एस्टेब्लिश किया है 2003 में। एक्ट 2002 का है, सीसीआई फॉर्म हुआ 2003। परपेचुअल सक्सेशन है एंड कॉमन सील है। कॉमन सील मतलब उसका स्टैम्प, सिग्नेचर, ठप्पा लगता है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब मेंबर्स आते रहेंगे, मेंबर्स जाते रहेंगे, सीसीआई वैसे के वैसे है, सीसीआई अमर है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब कंटिन्यूअस लाइफ, स्टेबल लाइफ। सीसीआई कंसिस्टिंग ऑफ चेयरपर्सन, तो एक उसमें चेयरमैन होना चाहिए और 6 मेंबर्स होने चाहिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। तो टोटल कितने हो गए? 7। It is a duty of the commission to eliminate practices having appreciable adverse effect on competition, sustain competition। वही है मतलब मैं बात बोलूं ना, जो कंपटीशन एक्ट का पर्पस है वही सीसीआई का पर्पस, सेम। प्लस कंज्यूमर को अवेयरनेस फैलाना कंपटीशन के बारे में, पब्लिक में कंपटीशन एडवोकेसी देखना, वो सब मतलब कंपटीशन अच्छे से देखना कि हो रहा है नहीं हो रहा है। Competition Commission has established accomplishment of objectives first to prevent practices having adverse effect on competition। मतलब ये देखना कि भाई एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस ना हो, प्रिवेंट करो उसको। सेकंड, टू प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, वही टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर एंड टू एंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, रोल ऑफ सीसीआई। तो प्रीएम्बल ऑफ द कंपटीशन एक्ट, पहले समझो कि प्रीएम्बल क्या होता है। गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक में वगैरह देखा होगा तुमको, प्रीएम्बल मिलता है, वहां पे प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का है। ये प्रीएम्बल मतलब इंट्रोडक्शन, एक्ट का इंट्रोडक्शन प्रीएम्बल में दे, एक्ट क्यों बना रहे हो, एक्ट का पर्पस क्या है, वो प्रीएम्बल में आता। An act to provide keeping in view of the economic development of the country for the establishment of commission to prevent practices on, वही चीजें रिपीटेड रिपीटेड अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन। कहना क्या चाहते हो सीधा बोलो ना। सीसीआई फॉर्म हुआ है कंपटीशन एक्ट के अंडर, क्यों हुआ है? ताकि कंपटीशन सस्टेन हो और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट अप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट जिसका होता है कंपटीशन तो वो ना हो, खत्म। तो अचीव द ऑब्जेक्टिव सीसीआई endeavors to do following, कोशिश करेगी सीसीआई to do this thing, make the markets work for the benefit of welfare of consumer। ठीक है भाई, कंज्यूमर के भले के लिए काम करेगा, हेल्दी कंपटीशन रहे, सबकी ग्रोथ हो, implement competition policies with the aim to effectuate the most efficient utilization of economic resources। भाई सबसे अच्छा resources को utilize करें। Develop, nurture the effective relations and interactions with sectoral regulators। sectoral regulators मतलब वही आरबीआई बैंकिंग सेक्टर के लिए, आईआरडीए इंश्योरेंस सेक्टर के लिए, कैपिटल मार्केट्स में सेबी, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड गवर्नमेंट के, एक्सेट्रा। To ensure smooth alignment of sectoral regulatory laws in tandem with the competition law। तो कंपटीशन लॉ भी फॉलो करना है
और तुम्हारे ऊपर जो रेगुलेटरी बॉडी है गवर्नमेंट ने बनाया वो, फॉर एग्जांपल ट्राई है, शायद तुमने सुना नहीं होगा। ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो जियो एयरटेल वगैरह इन पे रेगुलेट करे। स्टॉक मार्केट पे रेगुलेट करने के लिए सेबी, बैंक्स पे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई, इंश्योरेंस कंपनीज पे रेगुलेट करने के लिए आईआरडी, रियल एस्टेट में बिल्डर्स पे रेगुलेट करने के लिए रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये सारे रेगुलेटरी बॉडीज है। बस खत्म। चले आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव कैरी आउट कंपटीशन एडवोकेसी एंड स्प्रेड द इंफॉर्मेशन ऑन बेनिफिट ऑफ कंपटीशन अमंग ऑल स्टेक होल्डर्स। सबके उधर मैसेज पहुंचाना कि भाई कंपटीशन होनी चाहिए और कंपटीशन क्यों जरूरी। बस रोल ऑफ सीसीआई, प्रोटेक्ट्स बिजनेस फ्रॉम द अदर बिजनेसेस अनफेयर प्रैक्टिसेस। बिल्कुल एयरटेल जाएगा वापस, अगर जियो कोई फ्री में लेके आएगा ना ऑफर, तो एयरटेल जा सकता है सीसीआई के पास, सीधा सीसीआई के पास जा सकता है और सीसीआई को बोलेगा कि हे सीसीआई, हे सीसीआई, ये जो कर रहा है ना एयरटेल, सॉरी जियो, ये एंटी कॉम्पिटिटिव है, इससे तो हम खत्म हो जाएंगे। और सीसीआई बंद करवा देगा, और बंद किया है इसके पहले। सीसीआई नहीं बंद करवाया स्कीम को, नहीं तो प्राइम मेंबरशिप वो था जियो का, तुमने सुना होगा, तो फ्री वाला, वो और 6-7 महीने एक्सटेंड होता, एटलीस्ट 5-6 महीने तो एक्सटेंड होता, उसके बाद में वो चार्जेस रखना चालू था, बंद करवा दिया। क्लियर इंडिकेशन दिया था, मतलब ऐसा दिया था कि आज के बाद से नए सब्सक्राइबर्स नहीं लेने फ्री में, आज के बाद से सब्सक्राइबर लेना उनके चार्जेस ले, तो उन्होंने स्कीम बंद करवा दिया। वो और चाहते थे और 5-6 महीने चले स्कीम, ताकि और ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइबर्स बने, लेकिन उसके पहले सीसीआई ने एक्शन ले लिया और बोल दिया कि भाई ये एंटी कॉम्पिटिटिव है। तो ये हो गया भाई सीसीआई, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज भाई आईआरडीए, वो कर लेते हैं और फिर देखते हैं, टाइम बचे तो आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज यहीं पे खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता है यहीं पे खत्म हो जाए। आईआरडीए आए, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी ये भी रेगुलेटरी बॉडी है। ओके, ये किसके लिए है ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, इंश्योरेंस सेक्टर के लिए। तो एन ऑटोनॉमस एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी, एपेक्स मतलब मेन, स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब अंडर स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्टैट्यूट के अंडर बनी है। कौन सा स्टैट्यूट देख लो, आईआरडीए एक्ट 1999, आईआरडीए एक्ट 1999 जो पार्लियामेंट में पास हुआ और उसके अंडर ये बॉडी फॉर्म। आईआरडीए एक्ट 1999 अलाउज प्राइवेट प्लेयर्स टू एंटर इन द इंश्योरेंस 99 के बाद, तो उसके पहले खाली एलआईसी, उसके पहले प्राइवेट सेक्टर वालों को इंश्योरेंस सेक्टर में अलाउड नहीं, परमिशन ही नहीं, खाली एलआईसी था, मोनोपोली थी एलआईसी। अब क्योंकि गवर्नमेंट ही इसलिए ठीक था, लेकिन फिर भी इनको लगा कि नहीं भाई कंपटीशन होनी चाहिए, ताकि बहुत अच्छे अच्छे स्कीम्स आए और भला हो सकता, तो इसीलिए प्राइवेट सेक्टर वालों को भी लेके आए। और बहुत सारे फॉरेन कंपनीज भी इंडिया में आ गई। In India, besides a maximum foreign equity of 26% in a private insurance company, maximum 26%, मतलब बाकी 74% हमारा हो सकता है, 26% फॉरेन चले। The insurance bill proposed by यूपीए गवर्नमेंट, यूपीए मतलब कांग्रेस की सरकार, इन जुलाई 2013, उसके इमीडिएटली बाद बीजेपी आ गई, बट पास्ट इन द जुलाई 2014 रेज द एफडीआई लिमिट 49%। मतलब मैं बताता हूँ, बजाज अलियांज, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, भारती एक्सा और बिरला सनलाइफ, ये सारे कंपनी में से एक इंडियन है एक फॉरेन है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, आईसीआईसीआई इंडियन है, प्रूडेंशियल फॉरेन है। बजाज अलियांज, बजाज इधर का है, अलियांज बाहर का है। फ्यूचर जनरली एक इंश्योरेंस है, उसमें फ्यूचर ग्रुप यहाँ का है, तुमको पता है, सुना होगा फ्यूचर ग्रुप, जनरली बाहर का कंपनी इंश्योरेंस का। तो उसमें क्या है, 49% अलाउ कर देते हैं, तो भाई तुम इन्वेस्ट करो थोड़ा बहुत हम इन्वेस्ट और मिलके बिजनेस करें इंश्योरेंस। क्योंकि फ्रैंकली स्पीकिंग ये इंश्योरेंस नाम का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेटेस्ट है, थोड़ा कंपेरेटिवली रिसेंट है, लेकिन यूके यूएस में तो बहुत पहले से चला है। तो दे नो वेरी वेल अबाउट द इंश्योरेंस सेक्टर, जितना हम नहीं जानते।
बिल्कुल नहीं जानते उसके उनके कंपैरिजन में। तो भाई वी वांट यू टू इन्वेस्ट, ताकि कुछ नए नए स्कीम्स पता चले। नहीं तो भाई LIC वही ट्रेडिशनल स्कीम्स लेके आएगी जो अच्छे रहेंगे। लेकिन अगर जो इन्वेस्टर्स को और चाहिए, कुछ अच्छा अलग चाहिए, इंश्योरेंस सेक्टर कुछ अच्छी पॉलिसी चाहिए, अलग पॉलिसी चाहिए, उनको ऑप्शंस ज्यादा से ज्यादा मिलने चाहिए। तो वो कैसे मिलेंगे? आ जाओ तुम भी कंपटीशन। बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में इंश्योरेंस, लेकिन यूके में तो अराउंड 250 कंपनीज है इंश्योरेंस। यूके में पॉपुलेशन कम है, तो एकदम कम होनी चाहिए कंपनी, या चलो उतनी होनी चाहिए, चलो 4-5 250 के आसपास कंपनी। इतना ज्यादा वहां पे इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट। अपने यहाँ पे इतना आज भी इंश्योरेंस का अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज है ही नहीं यार, पैसे ही नहीं है लोगों के पास, तो इंश्योरेंस कहाँ से लेंगे? अब बेसिक तो तुमको पता है कि इंश्योरेंस होता क्या है। इंश्योरेंस का, अच्छा जिनको नहीं पता, वापस मतलब अच्छे से बता देता हूँ। इंश्योरेंस का पर्पज इज टू नॉट एलिमिनेट बट रिड्यूस योर रिस्क। तो भाई अगर कल को उठ के बिजनेस में मतलब सारे गुड्स जल गए, या गुड्स शिप से जा रहे थे, शिप डूब गई, या गुड्स चोरी हो गए, तो भाई इंश्योरेंस कंपनी मेरा लॉस पिट्टूस करके दे देगी, मतलब कॉम्पेंसेट करके दे देगी। ये इंश्योरेंस काम करती है बेसिकली। लाइफ इंश्योरेंस भी कवर होता है उसमें। भाई जो भी है उसको रेगुलेट करने के लिए IRDA बॉडी है। तो ये उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। FDI, अच्छा FDI भी नहीं पता होगा ना तुमको, सो सॉरी। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI। UPA तो भाई गवर्नमेंट का नाम, यूनाइटेड पीपल अलायंस ऐसे कुछ का वो, कांग्रेस के टाइम की गवर्नमेंट। तो अभी कितना याद रखना है? 49%। 49% अलाउड है क्या? 49% अलाउड है सर। फॉरेन कंपनीज को 49% इन्वेस्टमेंट करना अलाउड है कंपनी, बाकी 51% इंडिया के पास है, इंडियन कंपनी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। IRDA's role is to protect the rights of the holders, and they provide registration certificates to life insurance companies and responsible for renewal, मॉडिफिकेशन, कैंसलेशन, सस्पेंशन ऑफ रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। बात एकदम सिंपल है। सारे इंश्योरेंस पॉलिसीज, जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बनाएगी, पहले इसका परमिशन चाहिए IRDA। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट टू लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज या बाकी भी इंश्योरेंस कंपनीज को सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। विदाउट द परमिशन ऑफ IRDA तुम बिजनेस ही नहीं कर सकते इंश्योरेंस का। मिशन स्टेटमेंट ऑफ द अथॉरिटी, मतलब गोल क्या है? टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट और सिक्योर फेयर ट्रीटमेंट टू पॉलिसी होल्डर्स। प्रेजेंट गोल क्या है? प्रेजेंट अभी तुम क्या अचीव करोगे? विजन बोला था, विजन, विजन मतलब फ्यूचर। फ्यूचर में तुम 10 साल के बाद तुम खुद को कहाँ देखते हो, या 25 साल के बाद, उसको विजन बोलते। टू ब्रिंग अबाउट स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ द इंश्योरेंस इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग एन्युटी एंड सुपर एन्युएशन पेमेंट। एन्युटी मतलब रीपेमेंट, किसको कितना मिलना चाहिए पैसा। सुपर एन्युएशन मतलब सपोज रिटायरमेंट के बाद कुछ पॉलिसी ऐसे रहती है कि भाई रिटायरमेंट सिक्योर करने के लिए होती है। फॉर एग्जाम्पल 60 साल के बाद मुझे कॉम्पेंसेशन चाहिए ताकि मेरा फ्यूचर सिक्योर हो, उसको सुपर एन्युएशन बोलते हैं। एक पर्टिकुलर पीरियड खत्म होने के बाद से, फॉर एग्जाम्पल मेरा यूथ खत्म होने के बाद जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, तब मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ेगी, बिकॉज मेरा इनकम सोर्स खत्म हो गया होगा। तो मुझे पेमेंट देने का काम इंश्योरेंस कंपनी करेगी, और उसका प्रोविजन मैं अभी करते रहता हूँ। तो कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए? IRDA देखिए, फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन एंड टू प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फंड्स फॉर एक्सीलरेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी, ताकि इकोनॉमी में भी पैसा रहे। क्योंकि बात एकदम सिंपल है, आई नीड टू पे प्रीमियम टू द इंश्योरेंस कंपनी, तब मुझे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से प्रोटेक्शन मिलेगा। तो ये जो प्रीमियम का पैसा है वो भी तो इकोनॉमी में ही खेलता रहेगा, तो वो भी एक फायदा है। नेक्स्ट, टू सेट, प्रमोट, मॉनिटर एंड इन्फोर्स हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ इंटीग्रिटी, फेयरनेस मतलब गुड ट्रीटमेंट। इंटीग्रिटी मतलब बोल सकते हो अपने बोल पे, मतलब अपने वचन पे खरा उतरना। पर्सन हु मेक्स प्रॉमिस एंड हु फुलफिल्स द प्रॉमिस इज कॉल्ड एज मैन विद इंटीग्रिटी। फाइनेंशियल साउंडनेस, भाई फाइनेंशियली मतलब लॉस में नहीं जाना चाहिए, फेयर डीलिंग्स करनी चाहिए, और कॉम्पिटेंट यानी कि क्वालिफाइड होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, केपेबल होनी चाहिए। टू इंश्योर स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम्स, भाई जिनके क्लेम से इमीडिएट सेटल करो।
उनको अननेसेसरी टाइम वेस्ट मत करो, उनको जल्दी से जल्दी क्लेम दे दो टू प्रिवेंट इंश्योरेंस फ्रॉड्स ना हो, अदर माल प्रैक्टिसेस मतलब रॉन्ग प्रैक्टिसेस, एंड पुट इन द प्लेस इफेक्टिव ग्रीवेंसेस रिट्रेसल मशीनरी। अगर कोई किसी को कंप्लेंट हो तो भाई उस कंप्लेंट का अच्छे से जल्दी से सोल्यूशन ढूंढे, सॉल्व हो जाए कंप्लेंट, निवारण हो जाए कंप्लेंट। To promote fairness, transparency, and orderly conduct in financial markets, dealing with insurance, and build a reliable management information system (MIS बोलते हैं उसको, MIS Management Information System) to enforce high standards of financial sound among market। In short कहना क्या चाहते हैं, कहना ये चाहते हैं कि भाई मार्केट इकोनॉमी में तेजी रहे, मतलब साउंड रहे, कोई कंपनी लॉस में ना जाए, एट द सेम टाइम किसी कंपनी ने रॉन्ग प्रैक्टिसेस भी नहीं करनी चाहिए, मतलब माल प्रैक्टिसेस, क्लेम्स जल्दी से जल्दी सेटल करना चाहिए, जो इंटीग्रिटी रखो, इंटीग्रिटी मतलब जो प्रॉमिस रखोगे वो निभाओ, और भाई जो प्रीपेमेंट करना है एन्युटी या सुपर एन्यूशन के बाद, मतलब हर साल में करोगे या एक एज कंप्लीट होने के बाद करोगे, जो भी करोगे उसकी अमाउंट क्या है, ये सारी चीजें देखने का काम IRDA का है कि भाई बराबर इंश्योरेंस कंपनीज कर रहे हैं नहीं, और भी कुछ है तो टेक एक्शन वेयर स्टैंडर्ड्स आर इनएडिक्वेट, मतलब अगर कुछ नई स्टैंडर्ड बराबर नहीं कर रहे मेंटेन तो एक्शन लेना, and to bring about optimum amount of self regulation in day to day workings of the industry consistent with the requirement of prudential regulation। prudential मतलब जो norms है, तो भाई do's and don'ts बोलते हैं ना, तो वो do's and don'ts के हिसाब से काम कर रहे हैं नहीं डे टू डे लेवल पे, वो भी देखने का काम IRDA। Duties, powers and functions of IRDA, section 14 करना पड़ेगा, हाँ, section 14 of IRDA Act 1999 lays down the duties and powers and functions of IRDA। अब भाई सीधा 1 2 3 4 पे जाते। फर्स्ट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रिन्यू, मॉडिफाई, विड्रॉ, सस्पेंड और कैंसल सच रजिस्टर। मतलब क्या है, वापस एक बार बोल दो, जितने भी पॉलिसी निकालोगे, नया नया पॉलिसी लेके आएगी कोई भी इंश्योरेंस कंपनी बाजार में, तो पहले रजिस्टर करवानी पड़ेगी किसके पास, IRDA के पास। अब IRDA रजिस्टर करवा सकती है, रजिस्ट्रेशन रिन्यू करवा सकती है एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, रजिस्ट्रेशन किया तो उसको मॉडिफाई करवा सकती है, मतलब थोड़े चेंजेस करवा सकती है, वो विड्रॉ करवा सकती है, मतलब तुमको रजिस्टर करवाया था लेकिन हम कैंसिल कर रहे, सस्पेंड करवा सकती है फॉर टेम्पररी पीरियड, कैंसिल करवा सकती है, ऑलरेडी प्रोसेस चल रहा है तो विड्रॉ कर सकती है, सस्पेंड करेगी टेम्पररी पीरियड के लिए कि देखते हैं तुम्हारा मतलब क्या, कैंसिल मतलब थ्रू कैंसिल नहीं भाई, खत्म ही कर दिया, ये सब कर सकते। तो रजिस्ट्रेशन, रिन्यूअल ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मॉडिफाई द टर्म्स, चेंजेस थोड़े बहुत करके, विड्रॉ मतलब दे रहते रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, अच्छा हुआ अभी पता चला कुछ गड़बड़ है, विड्रॉ कर दे, सस्पेंड तुमने कुछ गलत किया है थोड़ी देर रुकते तब तक सस्पेंड हो, कैंसल खत्म, है ही नहीं तुम्हारा जो भी रजिस्ट्रेशन हुआ था खत्म। अभी वापस एक बार बोल रहा हूँ, ये रजिस्ट्रेशन पॉलिसीज का होता है, इंश्योरेंस कंपनी जो भी नई पॉलिसी बाजार में ला रही है लोगों के लिए, उस पॉलिसी का नंबर होता है, वो पॉलिसी का नंबर IRDA देती है, रजिस्ट्रेशन नंबर। तो मतलब तुम जब कोई पॉलिसी खरीदोगे तो उसके ऊपर एक नंबर होगा, पॉलिसी रजिस्ट्रेशन नंबर, वो अगर नहीं है तो समझो कि वो पॉलिसी फेक है। नेक्स्ट, जैसे हर शेयर्स का, सिक्योरिटीज का भी लिंक होता है, नंबर होता है, एनीवे छोड़ो। प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर इन मैटर्स कंसर्निंग असाइनिंग ऑफ पॉलिसी। अब ये असाइनिंग क्या होता है, आई कैन ट्रांसफर माई पॉलिसी टू एनीवन एल्स, I can transfer my policy to someone else। असाइनमेंट मतलब ट्रांसफर, पॉलिसी किसी को ट्रांसफर करनी है पॉसिबल। नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर्स, नॉमिनेशन लिखना पड़ता है कि मेरे बाद पैसा किसको मिलेगा। इंश्योरेबल इंटरेस्ट, ये SYJC में हुआ था उससे, भाई जिस चीज का इंश्योरेंस निकाल रहे हो, जिस भी किसी का चीज का इंश्योरेंस निकाल रहे हो, उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट होना जरूरी, मतलब सर समझे, मैं मेरा इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, मैं मेरे भाई का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, मेरे वाइफ का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, मेरे बेटे का इंश्योरेंस निकाल सकता हूँ, मैं बाजू वाले का इंश्योरेंस तो नहीं निकाल सकता, मैं शाहरुख खान का तो इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता,
मैं फैन हूँ, सपोज सपोज मैंने इतना बड़ा फैन हूँ कि मैंने शाहरुख खान की फैन भी 40 बार देखी, इतना बड़ा फैन, तो भी मुझे इंश्योरेंस शाहरुख खान की पॉलिसी नहीं मिल सकती। क्यों नहीं मिल सकती सर? क्योंकि मेरा उसके लाइफ में कोई लेना देना नहीं है। तो वो भी होना जरूरी है, ये भी देखने का काम किसका है? IRDA। सेटलमेंट ऑफ इंश्योरेंस क्लेम बराबर हो रहे ही नहीं सेटल। सरेंडर वैल्यू के ये बहुत डिफिकल्ट डिफिकल्ट टर्म्स पेपर में, क्योंकि टर्म्स दिए इसलिए हमको पता तो होना चाहिए कि ये क्या है। समझो सरेंडर वैल्यू क्या हो। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है, लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी मतलब अगले 15 साल तक सपोज मुझे प्रीमियम भरना है, 15-20 साल, 4-5 साल में मेरी फाइनेंशियल कंडीशन सपोर्ट डाउन हो जाती है और मुझे लगता है कि नहीं भाई अभी मैं और प्रीमियम दे नहीं पाऊंगा, तो मैं पॉलिसी को सरेंडर करता हूँ। 15 साल में नहीं दे सकता, लेकिन 5 साल तक मैंने भरा है प्रीमियम, तो उसकी वैल्यू मुझे अभी दे दो। तो मुझे वो जो 5 साल के बाद 6 साल के बाद जो पैसे मिलेंगे, दैट इज कॉल्ड सरेंडर्ड वैल्यू। और सरेंडर वैल्यू ये कितनी होनी चाहिए, ये भी IRDA डिसाइड कर। अनदर टर्म्स एंड कंडीशन, वापस बोल रहा हूँ, कुछ टर्म्स है वो मैं एक बार वापस रिपीट करता हूँ। एक सरेंडर वैल्यू मतलब लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम तो बहुत लंबे पीरियड के लिए होता है, तो तुम प्रीमियम हर साल भर रहे हो, लेकिन अभी तुमको ऐसा लगता है कि भाई आगे नहीं भर पाओ, तो तुम सरेंडर कर दो पॉलिसी कि नहीं चाहिए भाई, तुम ले लो हमारी पॉलिसी और मुझे जो सरेंडर्ड वैल्यू बनती है वो दे दो, तो वो तुमको मिल जाएगी। इंश्योरेंस क्लेम सेटल मिल जाएंगे करके। और कुछ टेक्निकल टर्म था इसके पहले बेटा? नहीं वैसे तो ठीक है, बता दिया। Protection of interest matters, nomination, policyholders, or specified code of conduct, requisite qualifications, code of conducts, and practical training for intermediaries or intermediaries मतलब agents, insurance intermediaries and agents, वही है training for intermediaries और insurance और intermediaries and agents, वही है। तो भाई एजेंट्स को भी तो ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि तुम भाई जो भी पॉलिसी के बारे में डिटेलिंग दोगे तुमको पता होना चाहिए। IRDA की एग्जाम होती है, अगर तुमको इंश्योरेंस एजेंट बनना है तो ऐसे ही नहीं बन सकती, यू नीड टू गिव IRDA का एग्जाम, उसमें क्लियर होगा बच्चा तो ही यू विल बी क्वालिफाइड टू गेट अ सर्टिफिकेट टू बिकम एन इंश्योरेंस एजेंट। तुमको IRDA की एग्जाम देनी पड़ती है और उसकी ट्रेनिंग वगैरह अलग होती है, वो ट्रेनिंग के बाद यू कैन सेल पॉलिसी बेटा। Specifying the codes of conduct for surveyors and loss of assessors act। सर्वायर्स मतलब जो बचता है वो, और लॉस ऑफ एसेसर्स का मतलब वो भी नहीं रहा, सक्सेसर नहीं रहा, एसेसर नहीं सक्सेसर, सक्सेसर सुनो। सर्वायर्स मतलब जो बचता है वो, एक सेकंड, नो सॉरी, माय मिस्टेक, सॉरी। सर्वेयर्स एंड एसेसर, सपोज मेरे फैक्ट्री में आग लग गई, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को फोन कर दिया और बोल दिया कि हे इंश्योरेंस कंपनी, क्लेम निकाल मतलब पॉलिसी निकाली थी, अभी आग लगी है, तुम आके चेक करके चले जाना, मतलब मुझे क्लेम मिले जल्दी से जल्दी। तो बंदा आएगा सर्वे करके जाएगा, और बंदा आएगा एसेसर, एसेस करके जाएगा कि कितना लॉस। एसेसर का मतलब एक्चुअल बंदा आएगा, पहले तो सर्वे करके जाएगा कि भाई बराबर है या नहीं सब कुछ, ऐसा होता है। देखो मतलब मैं तुमको प्रैक्टिकली बता, मैंने फैक्ट्री का इंश्योरेंस निकाला, फायर इंश्योरेंस, तो एक तो पहले इंश्योरेंस कंपनी से एक बंदा आएगा और वो देखेगा कि भाई इसमें कुछ वायरिंग वगैरह फॉल्टी नहीं है ना, क्योंकि अगर वायरिंग फॉल्टी है तो आग लग सकती है। तो बंदा आके पहले ये बोलेगा कि ये सब ठीक ठाक करवाओ, तो हम पॉलिसी देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे। तो हमने बोल दिया हाँ ठीक है कर लेते, और कर दिया, तो ये सर्वेयर का काम। लॉस ऑफ एसेसर का मतलब एक्चुअली है कि वो बंदा आएगा और चेक करेगा कि तुम्हारा कितना लॉस हुआ है, और जब तक वो ओके नहीं देगा सिग्नल, तब तक तुमको कॉम्पेंसेशन तो मिल ही नहीं सकता। अब ये जो लोग होते हैं सर्वेयर्स और एसेसर, ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं,
ये ना इंश्योरेंस कंपनी के सगे है ना तुम्हारे सगे, ये थर्ड पर्सन जो जेन्युइन एडवाइस देंगे इंश्योरेंस कंपनी। अगर इनके इंस्पेक्शन में जरा सी भी गड़बड़ी निकलेगी उनको क्या नहीं आग लगी नहीं है, ये आग लगाई गई है, वो सीधा रिपोर्ट करेंगे, तुमको क्लेम नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल फैक्ट्री में आग लगी, मुझे रात को 2 बजे फोन है और मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, फायर ब्रिगेड को फोन भी नहीं किया, फायर एक्सटिंग्विशर भी नहीं चलाया, मैंने कोई एक्शन नहीं लिया, तो ये माना जाएगा कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। तो इट इज माई ड्यूटी टू ट्राई माई लेवल बेस्ट टू मिनिमाइज द लॉस। ये आता है SYGC में, उसमें मैंने कोशिश करनी चाहिए कि लॉस कम से कम। चलो ठीक है, ऑलरेडी आग लगी है, बहुत सारा नुकसान हो गया, तो और नुकसान ना हो इसलिए मैंने कोशिश करनी चाहिए। इफ आई रिमेन साइलेंट, इफ आई रिमेन नेग्लिजेंट, तो इंश्योरेंस कंपनी पैसे नहीं देती। उसको कैसे पता चलेगा? तो ये लोग बताएंगे सर्वेयर्स एंड लॉस असेसर्स। सर्वेयर पहले ही बोल देगा कि सर हमने आपको पहले ही बोला था कि वो शॉर्ट सर्किट, वो जो इलेक्ट्रिक वायरिंग वगैरह पार्ट है वो ठीक करवाओ, आपने ठीक नहीं करवाया इसलिए आग लगी, 1 रुपया नहीं देंगे। एसेसर को कैलकुलेट करते टाइम कि लॉस इतना नहीं हुआ है, तुम ज्यादा क्लेम कर रहे हो। डिपेंड्स। तो इनके स्टैंडर्ड्स क्या होने चाहिए वो भी IRDA डिसाइड करे। प्रमोटिंग एफिशिएंसी इन द कंडक्ट ऑफ इंश्योरेंस बिजनेस। ठीक है, इंश्योरेंस बिजनेस एफिशिएंटली हो, ईमानदारी से भी हो। प्रमोटिंग रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस बिजनेस। हाँ, बहुत सारे टर्म्स है, बहुत सारे टर्म्स। मैं एक बार फिर से तुमको इंश्योरेंस अच्छे से समझा। इंश्योरेंस में 2 पार्टीज होते हैं, ये पहले नहीं पता। इंश्योरर एंड इंश्योर। इंश्योरेंस में 2 पार्टीज होते हैं, इंश्योरर एंड इंश्योर। इंश्योर्ड मतलब सर, अगर ओ माय गॉड मूवी का एग्जांपल ले तो जो परेश रावल है वो इंश्योर्ड है, और जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योरर है। अब इंश्योर्ड क्या करेगा? प्रीमियम पे करेगा। इसको इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस, और बदले में इंश्योरेंस कंपनी प्रॉमिस करेगी कि हे इंश्योर्ड, अगर तुमको कोई लॉस होता है तो वो लॉस हम कंपेंसेट कर देंगे। अब मान लो कि तुम इंश्योर्ड हो और मैं इंश्योरेंस कंपनी, मुझे क्या मिलेगा? प्रीमियम मिलेगा। तुमको क्या मिलेगा? कवर मिलेगा। मतलब इस बात का प्रॉमिस मिलेगा कि अगर लॉस हो तो कॉम्पेंसेशन मिल जाएगा, अगर लॉस हो तो। अब तुमको कॉम्पेंसेशन देना पड़ा तो मेरे लिए तो लॉस है ना, मेरे लिए तो नुकसान है ना, मुझे ज्यादा देना पड़ा तो कभी कभार में क्या होता है ना, मैं मेरे लॉस का इंश्योरेंस निकाल, मतलब इंश्योरेंस का इंश्योरेंस। ये भगवान समझा नहीं। देखो, लॉस के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं कि लॉस ना हो इसलिए। अब तुम सब लोग मेरे पास आ गए, सबको लॉस हो गया, और तुम सब लोग मेरे पास आ गए और बोल दिए कि भाई हम सबका लॉस हुआ है, तो तुम सबको मुझे पैसा देना पड़ेगा ना, कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा। तो वो मेरे लिए लॉस है, तो ऐसा ना हो इसीलिए मैं री इंश्योरेंस करवाता हूँ। मतलब मैं मेरे पॉलिसीज का वापस इंश्योरेंस निकालू, तो इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस निकाले, फिर दूसरे इंश्योरेंस कंपनी उसको री इंश्योरेंस को। GIC करती है एक्चुअल काम। GIC मतलब जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, पब्लिक सेक्टर कंपनी है, गवर्नमेंट की है, ये काम करती है। मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, व्हाट इज री इंश्योरेंस? इंश्योरेंस कंपनी को कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा अपने पॉलिसी होल्डर को, तो उसके लिए लॉस है वैसे देखा जाए तो भाई देना पड़ेगा पैसा। तो अगर ज्यादा देना पड़े तो हमको तो लॉस हो जाएगा, हम भी रास्ते पे आ जाएंगे, वो ना हो इसीलिए मैं पॉलिसीज का इंश्योरेंस करवा को री इंश्योरेंस को। तो वो भी रेगुलेट होना चाहिए, ये भी देखने का काम IRDA का है। लिविंग फीस एंड अदर चार्जेस, कितनी फीस लेनी है वगैरह। कॉलिंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अंडरटेकिंग इंस्पेक्शन, चेक करना, कंडक्टिंग इंक्वायरीज एंड इन्वेस्टिगेशन अगर जरूरत पड़े तो, ऑडिट करवाना इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस मतलब इंश्योरेंस कंपनी, वापस बोल रहा हूँ। इंटरमीडियरीज मतलब एजेंट, भाई इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस कनेक्टेड विद द इंश्योरेंस, जो भी हो सकता। कंट्रोल एंड रेगुलेशंस ऑफ द रेट्स कितने होने चाहिए, advantages, terms and conditions that may be affected by the insurers in respect of general insurance। जनरल इंश्योरेंस बिजनेस मतलब 2 टाइप के इंश्योरेंस, जनरल एंड लाइफ।
लाइफ इंश्योरेंस छोड़ के बाकी सारे इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस में आए, तो बस उसके लिए जनरल इंश्योरेंस। Specifying the form and manner in which books of accounts shall be maintained and statement of accounts shall be rendered by the insurer and insurer intermediary. मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना चाहिए, अलग होता है इसका फाइनल अकाउंट। सीए वालों फाइनल अकाउंट शायद सुना होगा, एफवाईजीसी में भी फाइनल अकाउंट है, एसवाईजीसी में भी फाइनल अकाउंट है। इंश्योरेंस कंपनी होगी ना, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसका अलग से अकाउंट मेंटेन करना पड़ता है, फाइनल अकाउंट्स, बैलेंस शीट वगैरह अलग स्टाइल से बनती है आईआरडीए। देखिएगा, रेगुलेटिंग इन्वेस्टमेंट्स ऑफ फंड्स बाय इंश्योरेंस कंपनीज, भाई जो भी पैसा प्रीमियम से आएगा इंश्योरेंस कंपनीज के पास, वो पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट होगा वो भी देखने का काम आईआरडीए है। मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, व्हाट इज मार्जिन ऑफ सॉल्वेंसी, व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? भाई मेरे पास कैपेसिटी नहीं है कि मैं मेरा लाइबिलिटीज पे करूं, तो उसको इंसॉल्वेंसी बोलते। इसका उल्टा सॉल्वेंसी, मतलब मेरे पास सॉल्वेंसी है कि अगर जरूरत पड़े, अगर जरूरत पड़े तो मैं लाइबिलिटीज पे कर सकूं। कोई इंश्योरेंस कंपनी के पास भी होनी चाहिए भाई। सारा पैसा अगर इन्वेस्ट कर देंगे तो कल को उठ के कोई क्लेम लेने आएगा और हमारे पास पैसे ही नहीं रहेंगे, तो वो मार्जिन रखनी पड़ेगी कि इतना पैसा तुम्हारे पास सेफ होना चाहिए ऐसे ही कि अगर कोई क्लेम आ जाए तो भाई ये लो, तुम्हारा लॉस हुआ है, ये लो हमारे पास रेडी है अमाउंट, हमने पहले ही रखा था हमारे। सबका तो लॉस नहीं होता, बहुत कम लोगों का लॉस होता है, तो उतना मार्जिन रखना पड़ता है कि भाई अगर इतने लोग आ जाए, इतने इतने अंदर से आ सकते हैं परसेंटाइज, तो भाई उनको देने के लिए हमारे पास सरप्लस कैश होनी चाहिए। एडजुडिकेशन ऑफ डिस्प्यूट, एडजुडिकेशन मतलब सॉल्व करना डिस्प्यूट को बिटवीन इंश्योरर एंड इंटरमीडियरीज और इंश्योरेंस इंटरमीडियरी, मतलब वही है यार, इंटरमीडियरी मतलब एजेंट वगैरह और इंश्योरर, मतलब इंश्योरेंस कंपनी के बीच में कुछ झगड़ा हो गया कि मुझे बराबर कमीशन नहीं दिया, ये नहीं वो नहीं, तो उनका भी डिस्प्यूट आईआरडीए सेटल करे। सुपरवाइज करना, फंक्शनिंग ऑफ टैरिफ एडवाइजरी कमेटी, ये कमेटी होती है जो इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है सेक्टर। स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ प्रीमियम इनकम, प्रीमियम कितना रखना चाहिए उसको भी स्पेसिफाई करेगी परसेंटेज। टू फाइनेंस स्कीम्स फॉर प्रमोटिंग एंड रेगुलेटिंग प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, स्कीम हो सकती है कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, कुछ भी। इन क्लॉज एफ मतलब ऊपर टैरिफ एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड, पर टैरिफ एडवाइजरी कमेटी रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम्स है तुमको, उसमें कुछ कमिटी में मेंबर्स है या उसमें ऑर्गेनाइजेशन में प्रोफेशनल्स है, उनको जो भी पैसे की जरूरत आन पड़े या उनको जो भी, तो उनके लिए फाइनेंस स्कीम अलाउ कर। स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस, एफ पॉइंट मतलब ऊपर का पॉइंट है, स्पेसिफाइंग द परसेंटेज ऑफ लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस एंड जनरल इंश्योरेंस बिजनेस टू बी अंडरटेकन बाय द इंश्योरर इन रूरल और सोशल सेक्टर्स। भाई उधर भी तुम्हारा बिजनेस पहला हो। देखा, वापस बोल रहा हूँ, दो टाइप के इंश्योरेंस, लाइफ एंड जनरल। भाई व्हीकल वगैरह वगैरह सारे इंश्योरेंस, फायर मरीन जो भी इंश्योरेंस है, सारे इंश्योरेंस जनरल में आएंगे, लाइफ छोड़ के। और फिर भाई कोई अदर पावर्स है इसमें भी प्रिस्क्राइब्ड, ये सारे पावर्स है किसके, आईआरडीए के। बेसिकली क्या करता है, तो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करता है। कौन करता है, आईआरडीए। IRDA also acts as a business facilitator, मतलब बिजनेस को हेल्प करेगा। Firstly, it takes steps to regulate and develop the insurance industry, तो भाई इसमें कुछ फ्रॉड ना हो। It serves as an authority to protect the interest of insurance policy holders, ये देखेगा कि पॉलिसी होल्डर्स का नुकसान ना हो, कॉन्फिडेंस रहे, बना रहे उनका इंश्योरेंस सेक्टर पे। Thirdly, IRDA disseminates, मतलब spread lot of information for the benefit of policy holder and also for educating general public, कि भाई तुमको पता चले कि इंश्योरेंस में क्या होता है। कभी कभार एडवर्टाइजमेंट्स लगते भी इंश्योर आईआरडीए की तरफ से, जैसे होता है ना कि यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करो, ये स्कीम वगैरह, तो ये स्कीम फेक है, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब बताने वाले एडवर्टाइजमेंट होते हैं आईआरडीए के, ताकि लोगों को पता चले, इन्वेस्टर्स को, कि भाई कुछ गलत भी होता है। ये एसेंशियल ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द रूल ऑफ नॉन फंक्शनिंग इंस्टीट्यूशन, तो भी ठीक है। अभी सारे कंपैरेटिव चार्ट दिए है, लेकिन अभी अपना सारा फंक्शन तो हुआ नहीं है, तो वी विल कवर बाकी का पार्ट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी 5 मिनट में
रिवाइज करते हमने क्या देखा, हमने देखा सीसीआई, हमने देखा आईआरडीए, वो हम लोग ये चार्ट में से ही कर लेते। सीसीआई कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ? 14 अक्टूबर 2003। आ सकता है एमसीक्यू। आईआरडीए कब फॉर्म हुआ? 2000। तो एक्ट का ईयर एक बात पर बोल रहा हूँ, एक्ट अलग है। एक्ट 2002 और 1999 एक साल पहले, मतलब कंपटीशन एक्ट 2002 एंड आईआरडीए एक्ट 1999। और ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुआ? 2003 या 2000। फिर आगे एक्ट का नाम कंपटीशन एक्ट दिया है, वो तो बोल दिया। कंपटीशन एक्ट बनने से पहले एमआरटीपी एक्ट था, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस है। ये रिपील हो गया, रिपील का मतलब बंद हो गया, एबॉलिश हो गया, और उसके जगह पे बना कंपटीशन। इंश्योरेंस की बात करें तो एक पहले इंश्योरेंस एक्ट हुआ करता था 1938 का, एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट 1956, वो आज भी है, एंड जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये आज भी सारे एक्ट, बस इसमें थोड़े चेंजेस होते हैं। फॉर एग्जांपल एलआईसी के पास मोनोपोली थी, वो मोनोपोली निकल गई आफ्टर 1999। एसेंशियल मैंडेट, मैंडेट मतलब कंपल्शन, तो हम सिर्फ दो ही कवर कर रहे हैं, सीसीएम, ये अपना आईआरडी, एपेक्स अथॉरिटी फॉर सेटिंग रूल्स ऑफ द गेम, प्राइमरी फॉर नॉन फाइनेंशियल मार्केट्स, गुड्स एंड सर्विसेज का मार्केट, मतलब फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर्स इंटरेस्ट, कि भाई कंज्यूमर का भला हो, एंड प्रोड्यूसर्स फ्रीडम टू ट्रेड, और सारे लोगों को ट्रेड करने का फ्रीडम मिले, ताकि कुछ लोगों के पास मोनोपोली ना बने। और भाई आईआरडीए का पर्पस क्या है? एपेक्स अथॉरिटी है, तो मतलब मेन अथॉरिटी, हेड अथॉरिटी, सेटिंग रूल्स ऑफ द गेम ऑफ मार्केट ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इन इंडिया एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ पॉलिसी होल्डर। तो ये कंज्यूमर के इंटरेस्ट के लिए या पॉलिसी होल्डर के? मेन फंक्शन ओवरसीइंग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, ऑलरेडी डिस्कस हो गया, वापस फिर भी बोल रहा हूँ, ऐसा कोई भी एग्रीमेंट, कोई भी अरेंजमेंट प्रोड्यूसर्स के बीच में या ट्रेडर्स के बीच में जिसका मार्केट में जो कंपटीशन है उस पे अप्रिसिएबल एडवर्स इफेक्ट होता है। अप्रिसिएबल मतलब कंसिडरेबल, बड़ा, और एडवर्स मतलब नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है। जैसे मर्जर एमलगमेशन करो, या कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों आके कॉम्बिनेशन करके वही मर्जर एमलगमेशन से, या कोई भी अदर तरीके से तुम अगर कर रहे हो तो गलत, उसको रेगुलेट कर। और फिर भाई आईआरडीए क्या है? इशूइंग, रिन्यूइंग, मॉडिफाइंग, विड्रॉइंग, सस्पेंडिंग, कैंसलिंग व्हाट रजिस्ट्रेशन, या तो इंश्योरेंस कंपनीज का भी और पॉलिसीज का भी, इंश्योरेंस कंपनीज का भी पॉलिसीज का भी, दोनों को देना पड़ता है लाइसेंस, तो इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर एंड सच अदर मैटर्स जो सेटलमेंट, क्लेम सेटलमेंट में वगैरह काम आए। फिर बाय रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन इंश्योर्स कोएक्सटेंसिव ऑफ लार्ज एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस, प्रिवेंट्स मिसयूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन। वापस बोल रहा हूँ, डोमिनेंट पोजीशन का मिसयूज मतलब एक बड़ा मार्केट प्लेयर आ गया, मार्केट, बड़ा मार्केट प्लेयर मतलब बड़े बड़ा ऑर्गेनाइजेशन आ गया, टाटा वगैरह जैसा, तो आने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुम तुम्हारे बड़े पोजीशन का फायदा उठा, छोटे बिजनेसमैन को अगर खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं चलेगा, सीसीआई बीच में आए। और इंश्योरेंस इज एन ऑथर इंपॉर्टेंट एड business in IRDA ensure that this important service efficiently enables business. Important term concept pertaining to BCK, business combination. कॉम्बिनेशन वापस एक बार बोल रहा हूँ, दो ऑर्गेनाइजेशन एक साथ आ सकती है, आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मर्जर करो, जॉइंट वेंचर करो, कुछ भी एक साथ बिजनेस करो, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर उसका कंपटीशन पे नेगेटिव इंपैक्ट हो रहा है तो सीसीआई रोकेगा। और इसमें टर्म्स क्या है? लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ इंश्योरेंस, उसको ब्रैकेट में दे दिया है जनरल इंश्योरेंस, बस बताने के लिए कि भाई ये टर्म्स है, आपको पता हो। रिसेंट लैंडमार्क डेवलपमेंट, लैंडमार्क मतलब मेन डेवलपमेंट रिसेंटली हुआ, CCA ordered investigation into the alleged anti-competition practices of e-commerce majors such as deep discounting। ये बोला था मैंने, ये बोला था, और ये आजकल अब ये बंद होने वाला है धीरे, जो बिग बिलियन सेल वगैरह होता है फ्लिपकार्ट अमेजोन का, ये अभी धीरे धीरे बंद हो जाएगा, वो बहुत सस्ते में देते हैं। लिस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ सर्टेन लेबल्स एंड एक्सक्लूसिव डील्स ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स। एक्सक्लूसिव डील्स, एक्सक्लूसिव डील्स मतलब ये फोन खाली एक्सक्लूसिवली अवेलेबल ऑन अमेजोन, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, सारे प्लेटफॉर्म्स पे दो, या दो तीन प्लेटफॉर्म्स पे दो एटलीस्ट।
एक्सक्लूसिव डीलिंग एग्रीमेंट नहीं चलेगा। एक्सक्लूसिव मतलब भाई तुमको बेचना ना वन प्लस खाली अमेजोन के थ्रू, ये नहीं है, धीरे धीरे अभी बंद हो जाएगा। मतलब वन प्लस फ्लिपकार्ट में भी अवेलेबल होगा, क्रोमा पे भी, क्रोमा पे तो है ही अवेलेबल, बाकी शॉप्स पे भी अवेलेबल होगा। वन प्लस का मोनोपोली नहीं क्रिएट हो रहा है, मोनोपोली अमेजोन का क्रिएट हो रहा है। अगर वन प्लस के प्रोडक्ट का बहुत ज्यादा डिमांड है और वो सिर्फ अमेजोन पे बिक रहा है, तो अमेजोन का ही फायदा होगा, बाकी कोई किसी से खरीदेगा ये भी नहीं चलेगा। अमेजोन भी तो बिजनेस कर रहा है। IRDA came up with the guidelines for Corona Kavach, COVID-19 स्पेसिफिक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। ये पॉलिसी IRDA काम कर रहा है, रिसेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है। मतलब कोविड भी कवर हो जाएगा, वो अच्छा रहेगा। तो सम ऑफ इट में भी सेट द रोल नॉन फंक्शनिंग में, ठीक है, वो तो बाद में देख लेंगे। फिर फंडिंग इंस्टीट्यूशंस है, और ये सब हम लोग आज के लेक्चर में नहीं करते। ये आज के लेक्चर में हमने दो बातें करी है, बाद में कर लेंगे। नाबार्ड, RBI बचा है, सेबी बचा है। नाबार्ड, RBI, सेबी, which we will discuss in the next lecture। अभी फिर भी 2-4 मिनट में सुन लेते हैं, तुमको ऐसा लगे कि बार बार रिपीट कर रहा हूँ, लेकिन भाई अभी हो जाएगा ना, एक बार सुनोगे। दो बॉडीज हमने सीखी, CCI कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, और दूसरा IRDA इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। दोनों क्या है, एग्जीक्यूटिव बॉडीज, मतलब दोनों एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, इसी एक्ट के अंदर फॉर्म हुई है, स्टैट्यूटरी बॉडीज है। उनको वो एक्ट अप्लाई होता है, और वो एक्ट बराबर इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं, ये देखने का काम इन बॉडीज का है। इंश्योरेंस एक्ट बराबर चल रहा है या नहीं, काम देखने का IRDA का है। और कंपटीशन एक्ट बराबर हो रहा है नहीं इंप्लीमेंट, ये देखने का काम CCI का है। अगर कोई कंपटीशन में गड़बड़ है या कुछ भी ऐसा प्रैक्टिस जिससे कंपटीशन पे इम्पैक्ट हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट, तो CCI ऑब्जेक्शन देगा। और CCI नजर भी रखेगा कि कोई भाई अपने डोमिनेंट यानी कि दादा वाले पोजीशन का, सुपीरियर पोजीशन का फायदा उठा के कंपटीशन खत्म करने की कोशिश कर रहा है, नहीं होने देगी CCI के बोलते हैं। और कंपटीशन फेयर होनी चाहिए, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए, ये काम CCI का है। IRDA का क्या है, IRDA भाई इंश्योरेंस कंपनीज को रजिस्ट्रेशन देना, पॉलिसीज को भी रजिस्टर करवाना, कोई चेंजेस है तो चेंजेस देना, सर्टिफिकेट दिया है, दे रहे तो विड्रॉ करना, सस्पेंड करना, कैंसिल करना, ये सारे काम है IRDA। और इंश्योरेंस कंपनीज पे ओवरऑल रेगुलेशंस करना, इंटरमीडियरीज या एजेंट वगैरह है उनके कोड ऑफ कंडक्ट सेट करना, सर्वेयर्स या लॉस असेसर्स है, इनके भी भाई ट्रेनिंग वगैरह रखना, ताकि उनको भी अच्छे से पता चले कि उनको कैसे डिसीजन करना है। ये सारी चीजों के बारे में IRDA डिसाइड करे। तो ये दो रेगुलेटरी अथॉरिटीज देखी। बाकी नाबार्ड, सिडबी, सॉरी, नाबार्ड, सेबी एंड RBI वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। दो बॉडीज है, फाइनेंसिंग, नॉन फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग में खाली नाबार्ड है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, और बाकी 4 ऑर्गेनाइजेशंस दिए उन्होंने वो नॉन फाइनेंसिंग में आते हैं, मतलब IRDA, CCI, सेबी और RBI। दो हो गए, दो बाकी है, और फिर 5 बॉडीज में से 2 हो गए, 3 बाकी। तो आज यही पे रुकते हैं, खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।